स्वागत कैफे में आप देख रहे हो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 और ये 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान है जिसमें हम 7th चैप्टर कर रहे हैं विज्ञापनों को समझना। ठीक है, विज्ञापनों को समझते हैं। जो हम एड्स देखते हैं टीवी पे या अखबार में कहीं पर भी, उसका किस तरह से वो बनती है, कितना उसमें खर्च होता है, क्या उनका मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम चारों ओर से विज्ञापनों से घिरे हुए हैं। हम इन्हें टेलीविज़न पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, सड़कों पर देखते हैं, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में पढ़ते हैं। यहाँ तक कि टैक्सियों और रिक्शों में भी विज्ञापन दिखाई पड़ते हैं। जब हम सिनेमा देखने जाते हैं, फिल्म शुरू होने से पहले विज्ञापन देखते हैं और इंटरनेट पर भी विभिन्न वेबसाइट देख रहे हैं। ये बीच बीच में आते रहते हैं। आखिर विज्ञापन करते क्या हैं? ये हमारे ध्यान को कैसे आकर्षित करते हैं, मतलब हमारा ध्यान कैसे खींचते हैं, यह जानने के लिए आगे बढ़ें। यहाँ पे देखिए एक बाज़ार दिखाया गया है। इसमें ये पोस्टर लगे हुए हैं, ये भी किसी चीज़ का विज्ञापन कर रहे हैं, है ना। इसके साथ ही हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे 2 विज्ञापन दिए गए हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे। व्हेन गेस्ट्स कम होम गिव देम द बेस्ट, ये वाला यहाँ पे एक लाइन बोली गई है। टॉप टेस्ट दाल, ठीक है, ये एक दाल का इन्होंने ऐड किया है। दूसरी ऐड है शो योर चाइल्ड योर केयर एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश। ठीक है, यहाँ पे साबुन की ऐड की गई है कि आप अपने बच्चे को प्यार देना चाहते हैं तो ये साबुन यूज़ करें। चलिए अब पढ़ते हैं इसकी जो तथ्य हैं वो। विज्ञापन हमारा ध्यान विभिन्न प्रकार के उत्पादों की ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, जो भी मार्केट में चीज़ें लाई जाती हैं उनको बेचने के लिए वो ध्यान आकर्षित करती हैं और उनका सकारात्मक वर्णन करते हैं, जिसे हम उन्हें खरीदने में रुचि लेने लगते हैं। यह अध्याय में हम ऊपर दिए गए 2 विज्ञापनों पर ध्यान केंद्रित कर समझेंगे कि विज्ञापन से होता क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, ये दोनों तालिकाएं दी गई हैं। दोनों विज्ञापनों के लिए एक तालिका दी गई है जिसको आपने ध्यान से पढ़ना है, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। पहला विज्ञापन था टॉप टेस्ट दाल का, दूसरा था केयर साबुन का। ठीक है, विज्ञापन में क्या बेचा जा रहा है यहाँ पे तो पता चल गया, टॉप टेस्ट दाल और साबुन, है ना। वे विज्ञापन का वर्णन कैसे कर रहे हैं? वे बता रहे हैं कि जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो उन्हें टेस्टी खाना दो, उन्हें स्वादिष्ट, उन्हें न्यूट्रिशियस दाल दो, है ना। तो वो मेहमान का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं टॉप टेस्ट दाल के केस में। केयर साबुन में कि अगर कोई माँ अपने बच्चे से प्यार करती है तो वो केयर साबुन लगाए। वर्णन में क्या बताने की कोशिश की है ना, ये बताया है ना कि अतिथियों को परोसा जाना चाहिए, बच्चों को बेस्ट केयर देनी चाहिए, इस तरह से दिखाकर ये दिखाया गया है। चित्र क्या संप्रेषित कर रहे हैं ये आपने बताना है। एक तो माँ का प्यार, दूसरे में आपको बताना है विज्ञापन देखने के बाद क्या आप यह उत्पाद खरीदना चाहेंगे, क्या आप मतलब खरीदोगे, आपका अपनी राय आपको बतानी है। ठीक है, केयर साबुन के विज्ञापन में यह प्रतीत होता है कि बच्चे की देखभाल केवल माँ ही करती है। क्या इस छवि में आपको कोई समस्या नज़र आती है? जो ये दिखाया गया है कि माँ बच्चे को प्यार करती है, सिर्फ माँ ही करती है इस तरह से केयर, क्या ये बात ठीक है? कभी कभी तो ऐसा भी होता है, भाई फादर भी बड़े अच्छे से रखते हैं अपने बच्चों को। दूसरी बात, ब्रांड के नाम और ब्रांडों के मूल्यों का निर्माण, ये कैसे होता है? क्या आपने कभी ब्रांड शब्द सुना है? ब्रांड बहुत बड़ी चीज़ लगती होगी सुनने से। विज्ञापन ब्रांड निर्मित करने के बारे में ही है। ठीक है, बिल्कुल प्रारंभिक सत्र पर ब्रांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना। इतनी सी बात है कि उस पर किसी चिन्ह या उत्पाद की मोहर लगाना। ठीक है, और आपको एक बात जानकर और हैरानी होगी कि ये ब्रांड शब्द कहाँ से आया है? हमारे ही पशुओं से आया है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से पशुओं से आया है। एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित और अन्य उत्पादों से भिन्न रखने के लिए, भिन्न दिखाने के लिए ये ब्रांड इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, नहीं तो सारे मिक्स हो जाएंगे, किसी का कोई नाम ही नहीं होगा। आइए इन विज्ञापनों को फिर से देखें। इनके आपके विचार से दाल और साबुन के निर्माताओं ने अपने उत्पादों को विशिष्ट नाम क्यों दिए हैं? आप भी बताएं सोचकर कि क्यों दिए हैं। उससे पहले आपके ब्रांड की कहानी देख लेते हैं, बड़ी अच्छी, और आपको समझ के मतलब अच्छा खुशी महसूस होगी कि ब्रांडिंग होती क्या है। ब्रांडिंग या दागना दरअसल पशुपालन की जरूरत से उभरा हुआ शब्द है। ठीक है, कहाँ से उभरा हुआ है कि
पशुओं पालन जो करते थे लोग, वहाँ से उनकी ज़रूरत जो महसूस हुई, वहाँ ये ब्रांडिंग शुरू हुई थी और अब ये मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम बन गया है। अलग अलग मालिकों के पशु चरागाहों में एक साथ चरा करते थे, ठीक है, जगह तो एक ही थी, लेकिन वहाँ पे सभी अपने पशु लेकर आते थे। उन्हें पहचानने में समस्या हो जाती थी। मालिकों ने इस दिक्कत का हल निकाला। वे गर्म लोहे की मदद से पशुओं पर अपना खास चिन्ह दागने लगे। इसे ब्रांडिंग कहा गया है, ठीक है। तो देखिए कहाँ पशुओं से ये ब्रांडिंग निकली है और कहाँ ये मार्केट में बहुत बड़ा नाम कमा चुकी है, ठीक है। पशुओं पर जो दाग लगाने की प्रक्रिया होती थी वो ब्रांडिंग होती थी। अब वो ये कंपनी वाले यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ बेचने के लिए, ये होती है ब्रांडिंग। तो आगे से आप ब्रांडिंग को बहुत बड़ी ना समझें, ये हमारे बीच से ही निकली है और अब जाके इतना फेमस हो गया ये ना। दालें और दलहन प्राय बाजार में मुख्य रूप से बिकते हैं। हम दालों को उनके विभिन्न प्रकारों के नामों से जानते हैं, जैसे मसूर की दाल, उड़द की दाल आदि। ये ब्रांड के नाम नहीं हैं, ठीक है। ये तो हमारे अपने नाम हैं जो किसान खेत में लगाता है, मसूर की दाल, उड़द की दाल, फिर वो बाजार में ले आता है उसे। जब कोई कंपनी मसूर की दाल लेकर एक पैकेट में बंद कर देती है तो उसी दाल को एक विशिष्ट नाम देने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए है, इससे हम विशिष्ट पैकेट वाली दाल और बाज़ार में बिकने वाली खुली दाल के बीच में भ्रमित ना हो जाएं, ठीक है। ऐसा मतलब देखिए, उस दाल को एक विशिष्ट नाम देने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए है कि हम विशिष्ट पैकेट वाली दाल और बाज़ार में बिकने वाली खुली दाल के बीच भ्रमित ना हो जाएं, ठीक है। हमें ऐसा ना लगे कि ये खुली वाली दाल को ही पैकेट में बंद कर दिया, हम फिर ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो पैकेट वाली दाल है उसमें बहुत ज़्यादा स्वाद है। अरे भैया ये सोचिए तो, जो किसान ने खेत में उगाई है वही उसके ऊपर छिलका, वही उसके अंदर वो जो आपके कोटिलीडन्स सेम ही होते हैं, तो फिर उसमें पैकेट में बंद करने से क्या अलग हो गया? महंगा ज़रूर हो गया है ना। कैसे महंगा होता है हम ये भी पढ़ेंगे। इसलिए कंपनी वाले एक नाम निश्चित कर देते हैं, जैसे टॉप टेस्ट दाल। इस तरह उत्पादों को के नाम को ही ब्रांडिंग कहते हैं, ठीक है। जो नाम देने की प्रक्रिया होती है उसको ब्रांडिंग कहते हैं। अब आप समझ गए। ऐसी ही एक कहानी साबुन की भी है। आज बाजार में बहुत से साबुन बिकते हैं। बड़े कस्बों और शहरों में हम सिर्फ साबुन ही नहीं वरना उनको बनाने वाली विभिन्न कंपनियों का नाम लेते हैं। बाजार में अनेक प्रकार के साबुन उपलब्ध होने के कारण कंपनी को अपने साबुन को एक अलग और विशिष्ट नाम देना होगा। ऐसा करके वे एक ब्रांड का साबुन उपलब्ध करा देते हैं। केवल उत्पाद का नाम हमें उसे खरीदने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है। साबुन और दाल के निर्माताओं को हमें आश्वस्त करना होता है कि उनका साबुन और दाल बाजार में उपलब्ध अन्य साबुन और दालों से बेहतर है। मतलब जो कंपनियां उसे बना रही हैं, जिसे नाम से बेच रही हैं, जिस भी नाम से, उन्हें ये बताना होता है कि बाकियों से बहुत अच्छा है, तभी तो हम खरीदेंगे। यहीं पर विज्ञापन की भूमिका आती है। हमें विज्ञापित उत्पाद के प्रति आश्वस्त करने में, उसे खरीदने के लिए प्रेरित करने में विज्ञापन की भूमिका निर्णायक होती है। किसी ब्रांड को विकसित करने का काम उत्पाद को नाम देने पर ही समाप्त नहीं हो जाता है, ठीक है। कोई ब्रांड को बनाने का मतलब लोगों तक पहुंचाने का काम नाम देने से ही समाप्त नहीं हो जाता है। जैसे कि टॉप टेस्ट दाल बिकना शुरू हुई, एक अन्य कंपनी बाजार में पैकेट बंद दालों को बेस्ट टेस्ट दाल के नाम से बेचने का निर्णय ले लेती है, ठीक है। टॉप टेस्ट दाल तो बिकना शुरू हो गई, अब दूसरी कंपनी आ गई, उन्होंने अपनी दाल निकाल दी बेस्ट टेस्ट दाल। इस प्रकार से बाजार में दो ब्रांड की दालें आ गई। दोनों कंपनियों की ज़बरदस्त इच्छा होती है कि उनकी दाल सब खरीदें, ठीक है। ऐसे में उपभोक्ता भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि वो टॉप टेस्ट दाल और बेस्ट टेस्ट दाल में अंतर नहीं जानते। निर्माता द्वारा ग्राहक को विशिष्ट ब्रांड की खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए के कारण बताने होते हैं, ठीक है, कि कौन सी दाल अच्छी है। केवल दाल का नाम ही देना बिक्री में सहायक नहीं होता, इसलिए विज्ञापनदाता उसे ब्रांड की प्रस्तुति वस्तुओं की विशेषताओं का दावा करते हैं, ठीक है। जो उनके ब्रांड की चीज़ें होती हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं ये भी वो साथ में बताते हैं। इस तरह से वे अपने उत्पादों को दूसरे उत्पादों से अलग करते हैं, ठीक है, भिन्न बताने की चेष्टा करते हैं। निम्नलिखित अंश में देखिए यह दो दालों में किस प्रकार होता है। दोनों दालें ही हैं। अब यहाँ पे एक और है, कोई रोड का सीन दिखाया गया है यहाँ पे। अरे मैंने इसको छुपा दिया एक सेकंड के लिए।
उत्पादों के निर्माता यह सुनिश्चित करते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, सुनिश्चित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं पहले तो, कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ उनके विज्ञापन देखें। मतलब पब्लिक के दिमाग में वो चीज़ छप जाए कि अरे ये तो बड़ा फेमस है, इसकी तो फोटो पोस्टर टीवी पे न्यूज़पेपर में हर जगह आता है, तो हम एक बार मजबूर हो जाते हैं चले खरीद के तो देखें, और फिर धीरे धीरे आदी हो जाते हैं उन चीज़ों के। उपरोक्त विज्ञापनों में क्या होता है, विज्ञापनों में आप देख सकते हैं कि दोनों दाल वाले अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं, है ना, अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। टॉप टेस्ट दाल अतिथि सत्कार की हमारी सामाजिक परंपरा का सहारा ले रही है, तो बेस्ट टेस्ट दाल बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने और उन्हें अच्छी चीज़ें खिलाने से की हमारी चिंता को उभार रही है। मतलब अगर हम बच्चों को बेस्ट टेस्ट दाल खिला रहे हैं तो हम बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, और अगर हम अतिथियों को टॉप टेस्ट दाल खिला रहे हैं तो हम मेहमानों का आदर सत्कार कर रहे हैं, है ना। इनका मतलब तो यही है। अतिथियों का सत्कार करना और बच्चों का पोषण युक्त आहार देना जैसे मूल्यों का उपयोग ब्रांड का मूल्य बढ़ाने के लिए किया जाता है। ब्रांड मूल्य को हम तक पहुंचाने के लिए दृश्यों और शब्दों के द्वारा हमारे मन को अच्छी वाली छवियां निर्मित करते हैं, ठीक है। मतलब हमारे मन को अच्छा लगना चाहिए, उसमें चाहे कुछ है या नहीं है। उसके बाद ब्रांड के मूल्य और सामाजिक मूल्य। अब ये देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि आज विज्ञापन हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के मुख्य भाग बन गए हैं। हम विज्ञापन देखते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं और प्राय लोगों का आकलन उनके द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे ब्रांड उत्पादों के आधार पर करते हैं। यह जानने के बाद भी कि विज्ञापन हमारे जीवन को प्रभावित करने के महत्वपूर्ण साधन है, यह आवश्यक है कि हम समझें कि किस तरह काम करते हैं, ये विज्ञापन कैसे काम करते हैं, हम ये समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। आइए फिर से ध्यानपूर्वक दोनों विज्ञापनों को देखें जिनसे पाठ शुरू हुआ था। यदि हम यहाँ दिए गए प्रश्नों को करेंगे तो समझ जाएंगे कि दोनों विज्ञापन किस प्रकार कार्य करते हैं, ठीक है। इसको समझना है। यहाँ पे ब्रांड वाली दालों की कीमत उन दालों की से कहीं अधिक होती है जो खुली मिलती हैं, जो सीधा मतलब किसान खेत से लाया और मार्केट में उसने छोड़ दी मंडियों में, तो उसकी कीमत कम होगी, और जो फिर पैकेट्स में बंद हो जाती है और विज्ञापन जिसके चल रहे हैं वो महंगी होगी, क्योंकि ब्रांड वाली दालों में पैकिंग और विज्ञापन का मूल्य भी शामिल होता है। इसीलिए बहुत से लोग उन्हें ही नहीं खरीद पाते, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। जो लोग टॉप टेस्ट दाल नहीं खरीद पाते, विज्ञापन की वजह से ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद वे अपने अतिथियों का सत्कार बहुत अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये सच भी है, हमारे दिमाग में ये विज्ञापन इतने अच्छे तरीके से घुस गए हैं, इसमें हम सब शामिल हैं, आप और मैं, सब लोग शामिल हैं, कि जिसने ब्रांड की चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया वो आदमी बेकार है, वो गरीब है, वो इंसान ही नहीं है, वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है ना। धीरे धीरे लोग यह विश्वास करने लगे हैं कि ब्रांड वाली दालें ही अच्छी होती हैं। खुली बिकने वाली दाल की अपेक्षा वह दाल खरीदना पसंद करते हैं जो पैकेट में आती है। वास्तव में दोनों दालों में जो खुली मिलती है और पैकेट में मिलती है बहुत कम अंतर होता है। विज्ञापन के कारण अंतर की कल्पना करने लगते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये मतलब बहुत बार आप महसूस भी करोगे कि अगर आप किसी के घर अतिथि बनकर जाते हो और आपको कोई भी जूस ला के देता है, सपोज रियल फ्रूट जूस ला के देता है आपको, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि अरे उसने 100 रुपये का वो 110 रुपये का वो पैकेट आता है, वो आपको जूस पिलाया, ठीक है। आप एक दूसरे मेहमान के घर जाते हैं, वो भी आपका बहुत अच्छा दोस्त है या फिर आपको बहुत प्यार करता है, उसने क्या किया 10-10 रुपए के 2 गन्ने के जूस निकलवा के आपको पिला दिए, तो उसके मन में आता है कि अरे नहीं, दोस्त तो वही अच्छा है जिसने मुझे 110 रुपये का पिलाया, ब्रांड वाला पिलाया, है ना। ये चीज़ों में फ़र्क होता है और ये हम लोग समझ नहीं पाते जानबूझकर। केयर शॉप के विज्ञापन में पुनः व्यक्तिगत भावनाओं का इस्तेमाल किया गया है। ये लोग हमारी भावनाओं से खेलते हैं और हम इनको खेलने देते हैं। माँ के रूप में यदि आप दिखाना चाहती हैं कि आप अपने बच्चे की अच्छी देखभाल करती हैं, तो आपको यह महंगा साबुन खरीदना पड़ेगा। विज्ञापन ने बच्चे के प्रति माँ की चिंता का इस्तेमाल किया है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, वो दिखा रहे हैं कि जो माँ अच्छी है वो हमारा साबुन खरीदेगी। माँ को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन कंपनी को ज़रूर होगा, क्योंकि उसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं वहाँ पे। वह माँ को बताता है कि एक खास ब्रांड के साबुन का इस्तेमाल करके उसका प्रेम और चिंता सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित होती है। इस कारण माताएं यह महसूस करने लगती हैं, देखिए ये कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि माँ भी महसूस करने लगती हैं कि इस साबुन का प्रयोग करना एक संकेत है कि वह अपने बच्चे से कितना प्यार करती हैं।
इस प्रकार के विज्ञापन अपने महंगे साबुन को बेचने के लिए माँ के अपने बच्चे के प्रति प्रेम का इस्तेमाल करता है। जो माताएं इस साबुन को नहीं खरीद पाती वे महसूस करने लगती हैं कि अपने बच्चे को बहुत अच्छी देखभाल नहीं दे रही हैं। कितना बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग और हम बनते जाते हैं, है ना। यह विज्ञापन हमें इस ब्रांड का सामान इस्तेमाल पर क्या अनुभव कराना चाहता है, ठीक है। दूसरा, यह विज्ञापन किन लोगों से बात कर रहा है और किन लोगों पर ध्यान नहीं दे रहा है, आपको ये बताना है। और फिर नेक्स्ट, यदि आपके पास इन विज्ञापन उत्पादों को खरीदने के लिए पैसा हो तो आप कैसा महसूस करेंगे, और अगर पैसा नहीं हो तो आप कैसा महसूस करेंगे। ऑब्वियसली आपको बुरा महसूस होगा, क्योंकि हम सब एक ही तो हैं। ब्रांड वाली चीज़ हमें अच्छी लगती है ना। अगर वही 4 पैसे किसान को फालतू दे दें तो हमें ऐसा लगता है कि अरे बड़ा पाप कर दिया उसने, तो हमें लूट लिया, 4 रुपये फालतू लगा दिए। उस दुकान से 60 रुपये मिलती है दाल, उसने 70 रुपये दिए, अरे 10 रुपये का नुकसान हो गया, सारा दिन चिंता में। और ब्रांड वाले हमसे 100 150 250 रुपये भी ज़्यादा ले लेते हैं और हम खुशी खुशी दे के आ जाते हैं, अरे हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, है ना। चलिए, जैसा आप उपयुक्त विज्ञापनों में देख सकते हैं कि वे अधिकतर हमारी व्यक्तिगत भावनाओं को केंद्र बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी व्यक्तिगत भावनाओं को उत्पादों के साथ जोड़कर वे इस बात को भी प्रभावित करने की कोशिश करती हैं कि हम अपना मूल्य कैसे आंकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। प्राय हमारे प्रिय क्रिकेट खिलाड़ी और लोकप्रिय अभिनेता भी विज्ञापन द्वारा उत्पादों को बेचने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। वो लोग भी आते हैं और वो अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं या दूसरी कंपनियों के बेचते हैं। हम इन चीज़ों को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि वे लोग हम अपना नायक समझते हैं उन लोगों को, ठीक है। बताते हैं कि उत्पाद खरीदने योग्य हैं। साथ ही विज्ञापन हमें अधिकांशतः धनाढ्य लोगों की जीवन शैली को दिखाते हैं। जो अमीर लोग होते हैं ना, उन्हीं को दिखाते हैं। तो हमें लगता है कि जब हम इन प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे ना तो हम भी अमीरी महसूस करेंगे। उन लोगों के जीवन की वास्तविकता तो बहुत कम दिखाई देती है जो हमारे चारों तरफ होती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को हमें समझना चाहिए। अब ये देखिए, स्कूल में बच्चों द्वारा बनाया गया एक कोलाज मशहूर लोगों को विभिन्न उत्पादों का प्रचार करते दिखा रहा है, ठीक है। इसमें जो हीरो हीरोइन या क्रिकेटर होते हैं वो प्रोडक्ट्स को किस तरह से मतलब बेचते हैं या उनकी ऐड करते हैं, वो दिखाया गया है। हाल ही में मीडिया में एक रिपोर्ट थी कि एक शीर्ष क्रिकेट खिलाड़ी ने 180 करोड़ रुपए में 3 वर्ष के लिए कई विज्ञापन करने का अनुबंधन किया है। मतलब उन्होंने साइन किया है कि वो 180 करोड़ में 3 साल तक इन विज्ञापनों को करेंगे, ठीक है। एक लोकप्रिय मॉडल एक विज्ञापन के लिए 5 लाख रुपए या इससे अधिक ले सकती है, ठीक है। 5 लाख रुपए भी लेते हैं, बताओ। और वो पैसे कहाँ से जाते हैं फिर इनके पास? हमारे बीच से निकल के जाते हैं भैया। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि आप अमीर हो, आप ये सोचना कि आपको बेवकूफ़ बनाया गया है अच्छे तरीके से। विज्ञापन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम इन विज्ञापनों के आधार पर न केवल उत्पाद खरीदते हैं, वरना ब्रांड उत्पादों का उपयोग करने पर हम और अपने मित्रों और परिवारों के बारे में अलग अलग तरह की सोच भी रखते हैं। इसलिए विज्ञापनों द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों को खरीदने से पहले यह जानना और समझना जरूरी है कि विज्ञापन किस प्रकार कार्य करते हैं। यह आवश्यक है कि यहाँ पे कि हम एक तार्किक ढंग से समझें और विज्ञापन कुछ विशेष छवियां ही क्यों दिखाते हैं, वे किन व्यक्तिगत भावनाओं को उभारते हैं और हम पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है जब हम उन उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इस्तेमाल ना कर पाने की दशा में अपने बारे में हमारे क्या विचार होते हैं, ठीक है। जब हम कर पाते हैं तो हमें कैसा लगता है, नहीं कर पाते हैं तो कैसा लगता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है। आप ये समझो कि टीवी चैनल जो प्राइम टाइम में 30 सेकेंड का विज्ञापन दिखाते हैं ना, उनकी कीमत कितनी होती है? 1,65,000 रुपये होती है। और जो अखबार में 1/4 पेज के आकार पे रंगीन विज्ञापन जो होता है ना, उसकी कीमत होती है 8.5 लाख रुपए, लगा लो 8,36,000 रुपये होती है कीमत। तो कितनी कीमत वो फालतू लगती है। अगर आप उसे सीधा खुला ही खरीदें किसी सामान को, तो उसमें इतने पैसे तो नहीं लगे होंगे, तो वो आपको सस्ते में मिल जाएगी। और कैसे आप बेवकूफ़ भी बन जाते हो साथ में। विज्ञापन कैसे बनाया जाता है, देखिए। अब यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विज्ञापन बनते कैसे हैं।
ठीक है, इसको ध्यान से समझना। लोगों को विशेष ब्रांड की चीज़ें खरीदवाने में विज्ञापन का महत्वपूर्ण हाथ है। यह आसान नहीं होता और इस पर सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। विज्ञापन का उद्देश्य है लोगों से एक विशेष ब्रांड की चीज़ें खरीदवाना। ठीक है, विज्ञापन तो चाहते हैं कि लोग उनकी चीज़ें खरीदें। इनका अर्थ स्पष्ट है कि विज्ञापन देखने के बाद हमें उस ब्रांड की वस्तु खरीदने की चाहत हो। आओ देखिए विज्ञापन बनाने वाले कैसे निर्णय लेते हैं। ठीक है, विज्ञापन बनाने वाले कैसे निर्णय लेते हैं कि उत्पाद को बेचने के लिए किन चित्रों, विवरणों और व्यक्तिगत भावनाओं का इस्तेमाल किया जाए। वो कैसे सोचते हैं कि हम हमारी कौन सी भावनाओं के साथ वो खेलेंगे, तब हम भाग के दौड़ के उनके विज्ञापन में आने वाली चीज़ को खरीदेंगे। ठीक है, हम ये समझते हैं यहाँ पे। प्यार भरा साबुन, एक विज्ञापन कंपनी के कार्यालय में। ठीक है, कंपनी में क्या बातें चल रही हैं। जैसे आप जानते हैं कि महानगरों और बड़े शहरों में हमारी कंपनी की काफ़ी अच्छी पहचान है। अब हम अपना नया ताज़ा वाला साबुन, ठीक है, बाज़ार में लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह बहुत ही खास साबुन के रूप में सामने आए और आने वाले 6 महीने के अंदर अधिकांश ग्राहक पर कब्जा कर ले। मतलब 6 महीने में ये पूरी पब्लिक इसे ही खरीदे। कंपनी वाले ये बात कर रहे हैं, है ना। तो कंपनी में ये एक बुजुर्ग दादाजी हैं, कोई भी कंपनी के एक मालिक होंगे जो भी, वो कह रहे हैं कि हमें विज्ञापनों का ऐसा अभियान चलाना है जिससे ग्राहकों में एक नया चस्का पैदा हो। वे पहले से मौजूद सारे ब्रांडों से के आदी हो चुके हैं। मतलब वो इस तरह से हो कि इसी का चस्का पैदा हो। बहुत बढ़िया। व्यापार कृपा बाजार का अध्ययन करके सबसे योग्य विज्ञापनों को विशेषज्ञों को इस काम पर लगाइए। मतलब पहले से जानते हैं कि बाजार का निरीक्षण किस तरह से होता है, उनको बाजार में भेजिए और पता लगाइए कि किस तरह की डिमांड है आज बाजार में। तो जो दूसरा उनका मेंबर है वो कहता है कि एक विज्ञापन कंपनी के रूप में हमारा पहला काम यह पहचानना है कि आपका ग्राहक किस तरह का व्यक्ति है। मतलब वो इनडायरेक्ट वे से हमारी सोच, हमारी पसंद, हमारी मतलब हम कितने पैसे खर्च करना चाहते हैं उस बात को जानने के लिए मार्केट में आ रहे हैं। यानी इतनी ऊंची क्वालिटी के साबुन का इस्तेमाल करने वाले वे खास लोग होंगे। इसे जानने के लिए हम बाजार का एक सर्वे करेंगे और फिर एक विज्ञापन की कल्पना करेंगे जो हमारे निशाने पर सही बैठे और हमारे लक्षित ग्राहक को लुभा सके। मतलब हम लोगों को लुभाने के लिए वो पहले हमारे बीच में आते हैं, हमारे मन की बात जानते हैं, ग्राहकों के मन की बात जानते हैं और फिर अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। अब 2 सप्ताह के बाद क्या होता है, बाजार का सर्वेक्षण से यह बात सामने आई कि 21 से 40 वर्ष के बीच की युवा माताएं अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे साबुन के बारे में काफ़ी फिक्र करती हैं। ठीक है, जो 21 से 40 वर्ष की माताएं हैं वो बहुत चिंतित रहती हैं और वे बेहतर साबुन के लिए ज़्यादा कीमत चुकाने को भी तैयार हैं। उनको लगता है कि वो जितना महंगा साबुन खरीदेंगी, जितनी ज़्यादा चर्चित साबुन खरीदेंगी, वो ज़्यादा प्यार दिखा सकेंगे बच्चों को। हमें अपने साबुन की ऐसी पहचान बनानी चाहिए जो उन्हें आकर्षित कर सके। तो दूसरा कहता है कि हाँ, ये सही विचार है। विज्ञापन कंपनी की रचनात्मक टीम विचार करने लगती है। ठीक है, विचार कर रहे हैं सब लोग, कोई कुछ राय देता है, कोई कुछ देता है। उनमें से एक कहता है कि बाजार में जितने भी बच्चों के साबुन हैं वे गुण जैसी बातों पर जोर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पकड़ लिया कि ये नेचुरल साबुन है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, स्किन सॉफ्ट रहेगी, हमें कोई नया पक्ष उभारना चाहिए। तो वो बंदा कहता है कि ये जो प्राकृतिक गुण वाला है ना, ये तो सभी कहते हैं, तो हमें कोई और चीज़ देखनी चाहिए। फिर कहते हैं कि अगर हम अपने साबुन को माँ की ममत्व भरी देखभाल से जोड़ दें तो कैसा रहेगा। मतलब अगर माँ की ममता है तो ये साबुन यूज़ कीजिए। देखिए कितना हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं ये लोग। हमें यह संदेश देना चाहिए कि साबुन का इस्तेमाल किए बिना आप अपने बच्चे के प्रति अपना प्यार पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकती हैं। तो मतलब वो लोग बताएंगे कि अगर हमने बच्चे को अच्छा साबुन लगाया तो हम अच्छी माएँ हैं। देखो खुले में बताया गया है कि भैया ये कैसे खेलते हैं, आप इनके चक्करों में मत आइए। इस संदेश से के साथ सबसे अच्छा लगने वाला नाम इस संदेश के साथ अच्छा लगने वाला एक नया ब्रांड नाम भी हमें सोचना चाहिए। मतलब ऐसा संदेश माँ के पास जाए कि वो अच्छी माँ बनेगी तभी, तो ऐसा नाम भी तो होना चाहिए ना। केयर साबुन कैसा लगेगा, एक बंदा कहता है, तो दूसरा कहता है कि ज़बरदस्त। यह हुई ना कोई बात, ना खुश हो जाते हैं कि भाई केयर साबुन अच्छा रहेगा। अब विज्ञापन कंपनी अपने काम को साबुन निर्माता के समक्ष रखती है। अब जो कंपनी है वो अलग है और साबुन बनाने वाले अलग हैं। ठीक है, हमारे अभियान की अवधारणा यह होगी, केयर साबुन अपना प्यार रोज़ तरोताज़ा करिए।
हमारे ब्रांड की रणनीति को मजबूत करने के लिए हम चित्रों में भी माताओं और बच्चों को जगह देंगे। मतलब किसी माँ को ले लेंगे, किसी बच्चे को ले लेंगे, असल में माँ तो नहीं होगी, कोई मॉडल होगी और उसके साथ एक बच्चे को दिखा देंगे। फिर दूसरा कहता है कि मुझे ये अवधारणा पसंद आई। ठीक है, ये सारी बातें कंपनियों की चल रही हैं अभी। विज्ञापन और उसके चित्रों का प्रशिक्षण लक्षित दर्शकों के बीच किया जाता है। ठीक है, फिर एक औरत कहती है, जैसे वो कंपनी वाले आ गए बाजार में ऐसे बता रहे हैं कि भैया ऐसे ऐसे साबुन है, तो एक महिला कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि इससे प्यार और दुलार एक अलग तरह से ही जाहिर करने का मौका मिलता है, मैं इस ब्रांड को आजमा कर देखती हूँ। ठीक है, तो फिर वो कंपनी वाले कहते हैं कि शुक्रिया मैडम, आपने तो मतलब हमारा काम कर दिया ना, कि भाई तुम खरीद रहे हो तो हम तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं और बन रहे हो तो हमारा काम आसान हो गया। साबुन बेचने की रणनीति पर जब कारगर करने लगती है तो विज्ञापन अभियान को अंतिम रूप दिया जाता है और बाजार में साबुन के आने के साथ साथ उसके विज्ञापन विभिन्न संचार माध्यमों से जारी किए जाते हैं। अब क्या होता है कि जो उसके विज्ञापन हैं वो अलग अलग तरीके से मार्केट में आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, विज्ञापन और लोकतंत्र। अब ये बात जरूरी है आपके लिए समझना कि ये इसमें क्या है, लोकतंत्र विज्ञापन से किस तरह से जुड़ा हुआ है। एक लोकतंत्र समाज में विज्ञापन अनेक प्रकार की समानताएं संबंधी विषयों से जुड़ जाते हैं। ठीक है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। किसी उत्पाद के विज्ञापन में बहुत पैसा लगता है, प्राय एक ब्रांड के विज्ञापन में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। विज्ञापन बनाना, उन्हें मीडिया में दिखाना बहुत महंगा होता है, क्योंकि आजकल बाजार में बहुत सारे विज्ञापन हैं, इसलिए कंपनियों को अपने विज्ञापन को बार बार दिखाने पड़ते हैं और लोगों के दिमाग में, ताकि वो बैठ जाएं। ठीक है, तो बहुत सारे विज्ञापन होते हैं और तो उनमें जगह भी बनाना आसान नहीं होता, इसलिए विज्ञापन में बहुत पैसा खर्च होता है। इसका सामान्य अर्थ यह है कि केवल बड़ी बड़ी कंपनियां ही विज्ञापन दे सकती हैं। यदि आपका व्यापार छोटा है और आपके पास इतना पैसा नहीं है तो अपने उत्पादन का विज्ञापन टीवी या राष्ट्रीय क्षेत्र के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जो पैसे वाले लोग हैं वो तो अपनी कंपनियां बना लेंगे, वो तो अपना वो बेच देंगे सामान। लेकिन अगर जो छोटे लोग हैं, जैसे आप हम लोग हैं, अगर कोई सामान खरीदें बेचें अपने कपड़े, सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं बताती हूँ कि अगर कोई महिला है बहुत अच्छे कपड़े सिलती है, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, वो एक गांव में कपड़े सिल सकती है, वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। अगर उसके पास कारीगर हो तो वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े अपने सिल के मतलब एक साइज़ की कुर्तियाँ बना के रख सकती है, बहुत सारे लोग वहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन ये कंपनियों वालों के पास बहुत पैसा होता है, वो नेशनल लेवल के ऊपर भी वो उसे दिखा सकते हैं। इसलिए हमारे बनाई हुई चीज़ें जैसे अचार है, मुरब्बा है या कपड़े हैं, कुछ और है, हम नहीं दिखा सकते तो हमारी चीज़ें इतनी फेमस नहीं होती हैं। इसलिए लोगों द्वारा घर बनाकर बेचे जाने वाले पापड़, अचार, मिठाइयाँ, जैम आदि वैसे फैशनेबल नहीं हो जाते जैसे कि इनके ब्रांडेड उत्पाद। ठीक है, यहाँ पर लिखी हुई इंपॉर्टेंट लाइन्स भी पढ़ लेते हैं साथ में। आपके विचार में नीचे दिए गए सामाजिक विज्ञापन में किस श्रोता को संबोधित कर लक्षित कहा गया है? लक्षित मतलब हम लोग ही होते हैं उनका लक्ष्य, है ना। तो जो भी लोग सुनेगा, जो भी पब्लिक का आदमी होगा, वो सारे उनके लक्ष्य ही हैं। इनमें से प्रत्येक सामाजिक विज्ञापन क्या संदेश पहुंचा रहा है? ठीक है, सामाजिक विज्ञापन कोई संदेश नहीं पहुंचा रहा भैया, वो हमारे भावनाओं से खेल रहा है, हमारे इमोशन से खेल रहा है और कुछ नहीं। राज्य शासन के अध्ययन में आपने हैजा की महामारी फैलने के विज्ञापन में पढ़ा। इसे पढ़ने के बाद क्या आप एक सामाजिक विज्ञापन बना सकते हैं जैसे हैजे की बीमारी से प्रभाव के उपायों के बारे में बताया गया हो? ठीक है, आप भी अगर ऐसा कर सकते हैं तो ज़रूर करें, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अब है सामाजिक विज्ञापन। सरकार और निजी कंपनियां ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके, ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। 2 सामाजिक विज्ञापनों की यहाँ पे प्रस्तुति है, देखिए दोनों विज्ञापन को ध्यान से समझना है आपने। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट टू, जो आज़ादी है वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और इसमें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा जो मैं आपको पढ़ के बता दूं, लेकिन व्हेन विल वी बी फ्री, हम आज़ाद कब होंगे, ये यहाँ पे कहा गया है। विकलांग बच्चों के शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित सामाजिक विज्ञापन, ये तो विकलांग बच्चों से रिलेटेड था। ठीक है, दूसरा है हमारी रफ्तार कितनी ही तेज क्यों ना हो, रेलगाड़ी की रफ्तार आपसे ज़्यादा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रही है कि असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन, कि जब आप रेल आ रही हो
तो आप जो वो फाटक लगा देते हैं, बंद कर देते हैं फाटक को, उसको नीचे से या ऊपर से या फिर जल्दबाजी में क्रॉस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी रफ्तार से रेल की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है और आपकी ज़िंदगी खतरे में हो सकती है। थोड़ा सा समय बचाने के लिए आप मौत के मुंह में चले जाते हो, मतलब जानबूझ के चले जाते हो। ठीक है, भारतीय रेल ऐसे ही विज्ञापन देती है ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सको। ठीक है, उन्हें प्राय अपनी चीज़ें साप्ताहिक बाजार और आसपास की दुकानों में बेचनी पड़ती हैं। किनको? हम जैसे आम आदमियों को अपनी चीज़ें, क्योंकि वो नेशनल लेवल के टीवी पे तो दिखा नहीं सकते, तो इसलिए वो क्या करते हैं, आसपास की दुकानों पे ही बेच देते हैं, जिसके बारे में आप आगे की कमाई इकाई में पढ़ेंगे। ठीक है, विज्ञापन हमको एक यह विश्वास दिलाने लगता है कि पैकेट में बंद ब्रांड वाली वस्तुएं पैकिंग के बिना आने वाली वस्तुओं से बेहतर होती हैं। मतलब हम खुद ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं कि जो खुली चीज़ मिलती है वो बेकार होती है, ब्रांडेड चीज़ होती है वो पैकेट्स में होती है। हम भूल जाते हैं कि उत्पादक, उनकी गुणवत्ता, उनके पैकिंग से कोई खास संबंध नहीं है। ठीक है, वो क्या उस पर छिलका डाल के या कुछ और प्रोटीन विटामिन के इंजेक्शन डाल के उसमें दे रहा है? भैया ऐसे सोचो तो, खेतों से जो निकली है चीज़ वो उसको पैकेट में बंद करके दे रहे हैं। लोगों के पैकिंग युक्त उत्पादों की ओर आकर्षित होने से बहुत से छोटे छोटे व्यापारी नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। देखिए इसका नुकसान क्या है। हम लोग क्या करते हैं, जो खुली चीज़ें मिलती हैं दुकानों में, बोरियां भर भर के रखी होती है, वो हम नहीं खरीदते। तो वो लोग जिनको इस चीज़ से फ़ायदा होता, हमारे बीच वाले ही लोग, वो तो परेशानी में आ जाते हैं क्योंकि उनका सामान नहीं बिक रहा। और आप वो महंगी चीज़ खरीदते हो तो फ़ायदा किसको कर रहे हो? वो दूर बैठे लोग जिनको आप अपना आइडियल समझते हो, है ना, जिनको आप अपना नेता समझते हो या कुछ भी समझते हो, उनको फ़ायदा कर रहे हो और अपने आसपास में गरीबी ला रहे हो। तो कैसे अमीरी आएगी भैया? आप भी उनमें से ही हो और अपनी जीविका छोड़ने को विवश हो जाते हो। मतलब आपका कुछ हो ना हो, लेकिन आपने ममता का प्यार दिखानी है और आप केयर साबुन ही खरीदेंगे। ये देखिए कैसा प्यार है। लोकतंत्र में जहाँ सब लोग समान हैं और जहाँ सभी को सम्मानीय जीवन जीने के योग्य अवसर मिलने चाहिए, वहाँ विज्ञापन गरीबों के सम्मान के में एक प्रकार की कमी ज़रूर करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? देखो, उनके चेहरे विज्ञापनों में नहीं दिखाए जाते और इसलिए हम उनके जीवन का कोई महत्व भी नहीं समझते, है ना। हम खुद ही नहीं समझते कि गरीब लोगों का जीवन भी कुछ है। अगर आपके बीच में से कोई आदमी उठ के जाए, विज्ञापन करे, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, हमें भी फायदा हो रहा है। विज्ञापन लोगों की निजी भावनाओं को पुकारता है। वो हमारे इमोशन से खेल रहे हैं, यहाँ पे बता दिया, फिर भी हम नहीं समझ रहे। इसलिए कई बार जब लोग वह विज्ञापित वस्तु नहीं खरीद पाते तो उन्हें बुरा लगता है, महसूस होता है कि वह अपने प्रिय लोगों का कैसे सम्मान करेंगे, है ना। कुछ ऐसा ही लिखा होगा। ख्याल रखने में असमर्थ हैं और विज्ञापन में ये दिखाई भी पड़ रहा है। देखिए एक और बात, विज्ञापन धनी और प्रसिद्ध लोगों पर हमारा ध्यान केंद्रित करने में करके हमें गरीबी, भेदभाव और आत्मसम्मान आदि बातों के बारे में सोचने से दूर कर देता है। ठीक है, हम क्या सोचते हैं, बस कि हम ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, हम अमीर हो जाएंगे। जिसका सामना किए बिना लोकतंत्र में समानता स्थापित नहीं हो सकती। उत्पादों को बेचने के अतिरिक्त विज्ञापन हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारी महत्वाकांक्षाएं और सपने कैसे हों, हम अपने प्रेम के अभिव्यक्ति कैसे करें और चुस्त, सफल और सुंदर होने का तात्पर्य क्या है, ये भी आपको समझना चाहिए। लोकतंत्रीय समाज में नागरिक होने के नाते हमें अपने जीवन पर विज्ञापनों पर पड़ने वाले सशक्त प्रभाव के बारे में सजग रहना जरूरी है। विज्ञापन क्या करते हैं इसके बारे में तर्कों के साथ सोचने के बाद हमें यह निर्णय ले सकेंगे कि हमें अमुक वस्तु खरीदनी है या नहीं। हमें ये समझ जाना चाहिए इतना सा पढ़ने के बाद। अब यहाँ पे देखिए एक भैया हैं, ठीक है, ये जूस निकालते हैं ऐसी मशीन लगा के। ऐसे रस निकालने वाले अपने ग्राहक गंवाने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई उनको तो ब्रांडेड जूस पीना है, क्योंकि वे विज्ञापनों के प्रभाव में ब्रांडेड पेय पदार्थ खरीदना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि एक विज्ञापन हमें यकीन दिलाते हैं कि जो चीज़ें पैक होकर बिकती हैं वो बिना पैक हुई चीज़ों से ज़्यादा अच्छी हैं। अब ये देखिए, ये बोरियां भरी की भरी रखी हैं और आप क्या करते हैं कि आप पैकेट वाली चीज़ खरीदते हैं। तो इससे किसका नुकसान होगा? आपका ही नुकसान होगा, है ना, आपके आस पड़ोस में नुकसान होगा। उसके साथ पढ़ते हैं ये इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं वो। उत्पाद क्या होता है? उत्पाद होता है वो चीज़ या सेवा जिसे बाजार में बेचने के लिए बनाया गया है। जो चीज़ बाजार में बिक रही है वो उत्पाद है। उपभोक्ता क्या होता है? वो व्यक्ति जिसके लिए उत्पाद बनाया गया है, मतलब हम लोग जो उत्पाद को खरीदने और उसका उपयोग करने के लिए धन देता है वो उसका उपभोक्ता होता है। मतलब खरीदने वाले लोग उपभोक्ता हैं। ब्रांड क्या होता है? विशेष नाम या पहचान ही है और कुछ नहीं है। ठीक है,
इसका प्रयोग कहाँ होता है? पहचान बनाने के लिए होता है। ब्रांड मतलब उसका कोई नाम या उसका कोई पहचान भी बना दो, उसे वो भी ब्रांड होता है। प्रभावित करना क्या होता है? इसका मतलब है कि किसी के विश्वास या कार्य करने की प्रक्रिया को बदल देने की शक्ति से है। ठीक है, किसी का विश्वास बदल दो, किसी का कार्य करने का तरीका बदल दो, तो वो है कि प्रभावित होना, है ना। अगर आप ये चैप्टर सुन के अगर ऐसी मानसिकता को छोड़ देते हैं कि पैकेट्स वाली चीज़ें अच्छी होती हैं, तो इस चैप्टर का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है। ठीक है, या कुछ और भी प्रभाव पड़ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप वो चीज़ें छोड़ दें, लेकिन कुछ और भी प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरह से असर डालना होता है, प्रभाव करना। जीवन शैली क्या होता है? इस अध्याय में इस शब्द का तात्पर्य लोगों के जीवन को उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाले उत्पादों से जोड़कर देखने से है। ठीक है, कि वो चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, उनके पास क्या क्या उत्पाद हैं, उनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, वे स्थान जहाँ वे भोजन करने जाते हैं आदि, ये होती है उनकी जीवन शैली। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही हमारा 7th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा, आपको मज़ा भी आया होगा, आपको समझ भी आया होगा कि किस तरह से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिकते हैं मार्केट में, किस तरह से उनको नाम दिया जाता है, कितना खर्चा होता है और किस तरह से वो कीमत हम चुकाते हैं। ठीक है, धन्यवाद चैप्टर देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू वंस अगेन।